आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी को, कि डेमोक्रेसी की मीनिंग क्या है, इसकी एंशंट हिस्ट्री क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। और फिर हम डेमोक्रेसी के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे कि इब्राहिम लिंकन ने जो डेफिनेशन दी डेमोक्रेसी की वो क्या है। एंड देन हम डिफाइन करेंगे द पीपल को, यानी हु आर द पीपल। और फिर हम डिस्कस करेंगे हाउ शुड द पीपल रूल। और लास्ट में हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। बाद में इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखेंगे और फिर एंड में दोनों को कंपेयर करेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप पॉलिटिक्स, फिलोसफी और करंट अफेयर्स के टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम सबसे पहले डेमोक्रेसी की हिस्ट्री देखें, यानी एंशंट हिस्ट्री देखें। तो एंशंट हिस्ट्री में याद रखिए डेमोक्रेसी सबसे पहले ग्रीक्स में आई, यानी एंशंट ग्रीक्स में सबसे पहले डेमोक्रेसी आई जो कि 5th सेंचुरी BCE में थी। और एंशंट में जो डेमोक्रेसी थी, क्या वो डायरेक्ट थी या इनडायरेक्ट? तो वो एथेंस में जो डेमोक्रेसी थी वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं थी वहां पे। और हर वो सिटीजन जिसकी एज 20 से अबव हो वो डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले सकता है, ग्रीक डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर एक पॉइंट जरूर याद रखें कि प्लेटो जो कि एक फेमस फिलोसोफर है एथेंस के, वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे, यानी वो डेमोक्रेसी को मूव रूल कहते थे। अब इसके अपोजिट प्लेटो ने फिलोसोफर किंग का कंसेप्ट दिया। यानी फिलोसोफर किंग कौन है? प्लेटो, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, कि फिलोसोफर किंग रैशनल डिसीजन करेगा। फिलोसोफर किंग वो डिसीजन करेगा जो स्टेट के लिए, वहाँ के लोगों के लिए बेहतर होगा, और स्टेट अंडर अ फिलोसोफर किंग जल्दी प्रोग्रेस करेगा। ये प्लेटो का मानना था। अब ये यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार प्लेटो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट क्यों था, और प्लेटो डेमोक्रेसी को मोब रूल क्यों कह रहा है, और आखिरकार प्लेटो ने फिलोसोफर किंग का कंसेप्ट क्यों दिया है। इन सब चीज़ों को अगर हम एक्सप्लेन करें तो शायद ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इस पूरे टॉपिक को कि आखिरकार प्लेटो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट क्यों थे। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब डेमोक्रेसी यानी एंशंट हिस्ट्री तो हम लोगों ने देख ली। अब मॉडर्न डेमोक्रेसी यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, ये कहाँ से आया और ये किस पीरियड ऑफ टाइम के बाद स्टार्ट हुआ। तो आप देखिए कि मॉडर्न जो डेमोक्रेसी है वो 3 हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स के बाद हमें देखने को मिलती है। सबसे पहला है इंग्लिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, फिर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 जिसका स्लोगन था सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। और इसी तरह इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया मॉडर्न डेमोक्रेसी को डेवलप करने में। तो ये 3 मेजर इवेंट्स थे और ये 3 मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स थे जिसके बाद हमें मॉडर्न डेमोक्रेसी देखने को मिलती। तो ये थी दोनों की हिस्ट्री, यानी एंशिएंट की हिस्ट्री भी देखी हम लोगों ने, मॉडर्न की हिस्ट्री। अब लफ्ज जो डेमोक्रेसी है इसका क्या मतलब है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। डेमोक्रेसी वर्ड ग्रीक से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है डेमोस विच मींस द पीपल और क्रेटोस विच मींस रूल और पावर। दोनों को जब हम मिला के पढ़ते हैं तो रूल बाय द डेमोस यानी रूल बाय द पीपल, इसका मतलब बनता है, इसकी मीनिंग बनती है। अब डेमोक्रेसी की बेसिक डेफिनेशन क्या है? डेमोक्रेसी वो पॉलिटिकल सिस्टम है जहां पर सिटीजन्स यानी लोगों के पास पावर होती है। वो पॉलिटिकल सिस्टम जहां पर लोगों के पास पावर है हम उसे डेमोक्रेसी कहेंगे। जॉन हर्ट्स जो कि ऑस्ट्रेलियन हिस्टोरियन है, वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के पास सुप्रीम पावर होती है। यहाँ पर उसने एक वर्ड यूज़ किया है कि सिटीजन्स आर सॉवरन। सॉवरन का मतलब क्या है? सॉवरन का मतलब है कि आपके पास सुप्रीम पावर हो। तो डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट होगी या वो पॉलिटिकल सिस्टम होगा जहाँ पर सिटीजन्स के पास सुप्रीम पावर होगी, और वही सिटीजन्स गवर्नमेंट को भी कंट्रोल कर रहे होंगे। इस सुप्रीम पावर के होते हुए वो गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करेंगे। अब टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं उनमें है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जिसे हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी, और लास्ट वन है इलीट डेमोक्रेसी।
अब उन 5 टाइप्स के अलावा हम डेमोक्रेसीज को फर्दर टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट टाइप है फुल डेमोक्रेसीज। अब फुल डेमोक्रेसी से क्या मुराद, तो जिस भी स्टेट में या जिस भी कंट्री में तमाम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, वैल्यूज और प्रैक्टिस हो, तो जिस भी स्टेट या जिस भी कंट्री में तमाम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, तमाम डेमोक्रेटिक वैल्यूज और तमाम डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हो रहे हो, उस स्टेट को हम फुल डेमोक्रेसीज कहते हैं। उन स्टेट्स में हम कहते हैं कि यहाँ पर फुल डेमोक्रेसीज है। इनके एग्जांपल्स है यूएसए, यूके एंड स्वीडन। नेक्स्ट इसमें है सेमी डेमोक्रेसीज। अब सेमी डेमोक्रेसी नाम से ही जाहिर है, सेमी डेमोक्रेसीज यानी ये एक मिक्सचर है डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक रूल का, इंस्टीट्यूशंस का। इसमें ना तो कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक है ये स्टेट, ना ही कम्प्लीटली ऑटोक्रेटिक। अब सेमी डेमोक्रेसीज में याद रखिए कि यहाँ पर ना तो कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ना ही कम्प्लीटली ऑटोक्रेटिक सिस्टम है, बल्कि एक मिक्सचर है इंस्टीट्यूशंस में। तो इसके एग्जाम्पल्स है यूगोस्लाविया एंड थाईलैंड। और लास्ट में है सीडो डेमोक्रेसीज। अब सीडो डेमोक्रेसीज वो डेमोक्रेसीज है जो सिर्फ ओनली बाय नेम डेमोक्रेसीज हो, यानी उनमें कोई भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ना हो और वहां पर डिक्टेटरशिप हो। ये डिक्टेटरशिप खुद को एज अ डेमोक्रेसी रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे स्टेप्स ले ताकि लोगों को डिसीव कर सके कि ये एक्चुअली डेमोक्रेसी है, बल्कि रियलिटी में वो डेमोक्रेसी नहीं होती। अब इसका एक मोस्ट फेमस एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अयूब डिक्टेटरशिप इन पाकिस्तान। यानी इसका एक मोस्ट एग्जाम्पल है वो अयूब डिक्टेटरशिप इन पाकिस्तान। यानी अयूब की जो डिक्टेटरशिप थी पाकिस्तान में, वो सीडो डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल है। अब डेमोक्रेसी को हम डिफरेंट मीनिंग्स में ले सकते हैं, यानी जब वर्ड हम डेमोक्रेसी यूज करते हैं तो उसके डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। कुछ मीनिंग हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सबसे पहला है कि अ सिस्टम ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी डेमोक्रेसी में जो डिसीजन मेकिंग होगी वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेजॉरिटी जो डिसाइड करेगी, यानी मेजॉरिटी जो डिसीजन लेगी, सबको वही एक्सेप्ट करना होगा। डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी जो डिसीजन लेगी सबको वही एक्सेप्ट करना होगा। सेकंड जो मीनिंग हम डेमोक्रेसी से लेते हैं वो है अ सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इसका क्या मतलब है? यानी हर शख्स के लिए अपॉर्चुनिटीज इक्वल होनी चाहिए, यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। रेस की बुनियाद पर, रिलीजन की बुनियाद पर, कलर की बुनियाद पर, इन चीज़ों की बुनियाद पर अगर डिस्क्रिमिनेशन है किसी सोसाइटी में तो वो कभी भी डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। अब थर्ड में हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर पीपल डायरेक्टली, यानी लोग डायरेक्टली रूल करते हैं। अब फोर्थ जो पॉइंट है उसमें कि गवर्नमेंट दैट सर्व द इंटरेस्ट ऑफ पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है यानी अगर कोई भी गवर्नमेंट हो, वो पावर में हो, तो उसने हर शख्स के इंटरेस्ट को सेव करना है, सर्व करना है। अब आप देखिए कि अब्राहम लिंकन जो कि 16 यूएस प्रेसिडेंट है, वो क्या डेफिनेशन देते हैं डेमोक्रेसी की? तो वो कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यहाँ पर एक चीज पर आप गौर करें कि गवर्नमेंट और पीपल को लिंक किया जा रहा है, और आगे जाकर हम ये भी एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आखिरकार ये द पीपल, यानी द पीपल है कौन और वो खुद को रूल कैसे करेंगे। इन्हीं दो चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। अब हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे हु आर द पीपल, यानी द पीपल को हम डिफाइन करेंगे। सिंपल टर्म्स में अगर हम द पीपल को डिफाइन करें तो द पीपल का मतलब है कि इंटायर पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री के इंटायर पॉपुलेशन को हम पीपल कंसिडर करेंगे। बट ये इतना इजी नहीं है, इस पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। अगर हम हिस्ट्री को देखें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें, तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। अब जिस तरह हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि रिस्ट्रिक्शंस है, अब हम उस रिस्ट्रिक्शंस को डिस्कस करेंगे। याद रखिए कि जितने भी डेमोक्रेटिक सिस्टम्स है उनमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्ट थी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि कुछ ग्रुप्स को इंक्लूड किया गया था, कुछ ग्रुप्स को एक्सक्लूड किया गया। अब हम सबसे पहले ग्रीक डेमोक्रेसी देखेंगे। याद रखें ग्रीक डेमोक्रेसी जो कि एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, वहां पर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को स्पेसिफिक, यानी कुछ लोगों तक महदूद किया गया था, और वहां पर अब कौन से लोग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, यानी ग्रीक में कौन से लोग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर सकते थे, वो थे मेल सिटीजन जिनकी एज 20 हो या 20 से अबव हो। अब
अब वो ग्रुप्स जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में हिस्सा नहीं ले सकते, ग्रीक्स में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में हिस्सा नहीं ले सकते, उन ग्रुप्स में इंक्लूड है वुमेन, स्लेव एंड फॉरेनर्स। यानी वुमेन, स्लेव और फॉरेनर ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में हिस्सा नहीं ले सकते, यानी ये पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते ग्रीक डेमोक्रेसी के मुताबिक। अब हम नेक्स्ट देखेंगे वेस्टर्न स्टेट्स, और ये देखेंगे कि वेस्टर्न स्टेट में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वहाँ पर भी क्या ये रिस्ट्रिक्शंस मौजूद थी। सबसे पहले हम देखते हैं कि 20वीं सदी तक वोटिंग की जो राइट्स थे वो सिर्फ उन लोगों के पास थे जिनके पास प्रॉपर्टी हो, यानी वोटिंग का राइट सिर्फ उनके पास है जिनके पास प्रॉपर्टी हो, और वोटिंग के राइट से वुमेन को निकाल दिया गया था, यानी वुमेन के पास वोटिंग राइट्स नहीं थे। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके को देखते हैं, यूके की एग्जांपल देखते हैं कि वहाँ पर यूनिवर्सल सफरेज 1928 तक इस्टेब्लिश नहीं थी, और 1928 में ही वुमेन को ये राइट मिला था कि वो वोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1928 तक वुमेन्स को एक्सक्लूड किया गया था पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से। नेक्स्ट एग्जांपल है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में याद रखिए कि 1960 के बाद, 1960 के बाद अफ्रीकन अमेरिकन को ये हक मिला कि वो वोटिंग कर सकते हैं फॉर फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अफ्रीकन अमेरिकन को एक्सक्लूड किया गया था पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से। और नेक्स्ट एग्जांपल है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में याद रखिए कि यूनिवर्सल सफरेज 1971 में इस्टेब्लिश हुई, जिसके बाद वुमेन को वोटिंग का राइट हासिल हुआ। अब यहाँ तक तो हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले हमने ग्रीक एग्जांपल डिस्कस की, उसके बाद वेस्टर्न स्टेट्स देखे कि किस तरह कुछ ग्रुप्स को इंक्लूड किया गया, कुछ ग्रुप्स को एक्सक्लूड किया गया। मगर अगर हम मॉडर्न डेमोक्रेसी को देखें, मॉडर्न डेमोक्रेसी में एक ग्रुप अभी भी इस तरह है जिसे हमने एक्सक्लूड कर दिया, वो है चिल्ड्रंस आज भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में हिस्सा नहीं ले सकते, यानी वो वोटिंग के प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले सकते। यहाँ पर ये बात याद रखें कि कुछ कंट्रीज में इवन एट द एज ऑफ 15, यानी अगर आप 15 साल के, तब भी आपके पास ये राइट है कि आप वोट डाल सकते हो। बट यहाँ पर एक टेक्निकल रिस्ट्रिक्शन है जो स्टिल एग्जिस्ट करती है, वो है कि क्रिमिनल्स, यानी जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में हिस्सा नहीं ले सकते। जो कि इम्प्रिजन्ड होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में हिस्सा नहीं ले सकते। तो ये टेक्निकल रिस्ट्रिक्शन आपने याद रखनी है। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोगों ने द पीपल को एक्सप्लेन करने की कोशिश कि आखिरकार द पीपल कौन है, या कौन से सिटीजन्स द पीपल की कैटेगरी में आ रहे हैं। हम लोगों ने एथेंस से स्टार्ट किया, बाद में हम लोगों ने मॉडर्न डेमोक्रेसी देखी, और फिर हम लोगों ने उन ग्रुप्स को डिस्कस किया कि किन ग्रुप्स को इंक्लूड किया गया, किसको एक्सक्लूड किया गया। सो ओवरऑल मॉडर्न जो डेफिनेशन है द पीपल की वो है ऑल एडल्ट सिटीजन, यानी जितने भी एडल्ट सिटीजन्स हैं वो द पीपल की कैटेगरी में आ सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ दियर रिलीजन, दियर स्किन कलर एंड एनी अदर थिंग। बट यहाँ पर एक और पॉइंट है, रूसो जो कि एक फिलोसोफर है वो द पीपल को एक अलग अंदाज में डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं, वो कंसेप्ट देते हैं कि द जर्नल विल एंड द कलेक्टिव विल। अब ये जर्नल विल का कंसेप्ट क्या, कलेक्टिव विल का कंसेप्ट क्या, इसको अगर हम डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो ये बहुत लेंथी कंसेप्ट है, इसलिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। पर यहाँ सिर्फ हम सुपरफिशियली इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अब जर्नल विल या कलेक्टिव विल में याद रखिए रूसो इंडिविजुअल या सोसाइटी को इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव से नहीं देखता, बल्कि वो सोसाइटी को कंसीडर करते हैं कि सोसाइटी एक कोहेसिव बॉडी है। अब ये कोहेसिव बॉडी कनेक्टेड है किस चीज़ के जरिए, कलेक्टिव इंटरेस्ट के जरिए, यानी वो द पीपल को वन कंसीडर करते हैं और इनडिविजिबल कंसीडर करते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में आप देख सकते हैं कि प्राइवेट विल पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, यहाँ पर कलेक्टिव विल या जर्नल विल पर ज़्यादा फोकस किया गया। तो इसलिए हमें इसे जर्नल विल या कलेक्टिव विल कहते हैं। और इसके अलावा द पीपल को हम मेजॉरिटी, यानी मेजॉरिटी को भी हम द पीपल कंसिडर। मॉडर्न डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी जिसकी है रूल भी वही करता है, मेजॉरिटी जिसके पास है रूल भी वही करता है।
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि द पीपल यानी जो लोग हैं वो मेजॉरिटी ही है, यानी मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रही है? बट यहाँ पर एक बहुत ही मेजर इशू आ रहा है। अगर हम ये कंसिडर करें कि डेमोक्रेसी बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल, अगर हम ये कंसिडर करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू है। इशू क्या है कि आखिरकार ये जो मेजॉरिटी है, ये मेजॉरिटी वहाँ उस स्टेट में माइनॉरिटी के लिए खतरा बन सकती है, यानी उनके राइट को सप्रेस कर सकती है ये मेजॉरिटी। तो इसीलिए इस प्रिंसिपल में यानी अगर डेमोक्रेसी को मेजॉरिटी रूल से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा इशू, वो इशू है टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। यानी चांसेस है, इस चीज के बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये मेजॉरिटी इस तरह एक्ट करे कि वहाँ जो माइनॉरिटीज रहती है उनके राइट को सप्रेस करे या उनकी जो बेसिक राइट है उसको वायलेट करे। और अगर आपको याद हो कि प्लेटो ने डेमोक्रेसी को मूल रूल क्यों कहा, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि हम जब डेमोक्रेसी को मेजॉरिटी रूल यानी द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल के साथ जब हम कनेक्ट करते तो सबसे मेजर इशू जो आ रहा है वो है टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। तो यहाँ तक हम लोगों ने द पीपल को डिफाइन करने की कोशिश की। पर नेक्स्ट में हम डिफाइन करेंगे कि हाउ शुड द पीपल रूल। अब यहाँ पर हम देखेंगे हाउ शुड द पीपल रूल, यानी लोग खुद को किस तरह गवर्न करें, जिसमें हम कहते हैं कि गवर्नमेंट बाय द पीपल। आखिरकार ये गवर्नमेंट बाय द पीपल होनी कैसी चाहिए? क्या ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होनी चाहिए या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए? और वो डिसीजन मेकिंग में यानी लोग डिसीजन मेकिंग में किस तरह हिस्सा लेंगे, इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब तो पहला केस देखते हैं, यानी केस वन में हम देखते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे किस चीज में? डिसीजन मेकिंग में। अब वो किस तरह करेंगे? थ्रू रेफरेंडम और मास मीटिंग। ये तो एक केस है। अब हम सेकंड केस देखेंगे कि क्या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन किस तरह होगी, यानी लोग खुद को किस तरह गवर्न करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि आखिरकार डायरेक्ट डेमोक्रेसी अच्छी है या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अच्छी, दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर है अल्टरनेटिव, यानी सेकंड केस में अल्टरनेटिव हमारे पास है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन किस तरह होती है, पब्लिक पार्टिसिपेशन किस तरह होती है? तो वो थ्रू वोटिंग होती है, यानी थ्रू वोटिंग वो किसी को इलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर वोटिंग में वो सिटीजन्स डायरेक्टली अपनी डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे, वो सिटीजन्स किसी और को ये अथॉरिटी दे रहे कि वो डिसीजन मेकिंग करे उनके बिहाफ पर। तो ये है इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में पब्लिक पार्टिसिपेशन। अब हम पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी समझने की कोशिश, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है क्या, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के एडवांटेजेस क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के डिसएडवांटेजेस क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या अप्लाइएबल है मॉडर्न वर्ल्ड में या मॉडर्न स्टेट में, हर चीज को हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम क्लासिकल या पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भी कहते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी बेस्ड किस चीज पर है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी बेस है ऑन डायरेक्ट एंड कंटिन्यूअस पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन, यानी सिटीजन पार्टिसिपेशन डायरेक्ट हो और कंटिन्यूअस हो। अब सिटीजन पार्टिसिपेशन किस चीज में? सिटीजन पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट के टास्क में। डायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं। अब सेल्फ गवर्नमेंट क्यों कर रहे? सेल्फ गवर्नमेंट मीन्स कि लोग खुद ही डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। एथेंस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी किस तरह इंप्लीमेंट थी? तो एथेंस में याद रखिए कि मैस मीटिंग होती थी। एथेंस में अगर कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होना है तो वहाँ पर मीटिंग्स होती थी लोगों की, और उन मीटिंग्स में लोग डिसाइड करते थे कि हमें ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं। अब मॉडर्न वर्ल्ड में आप देख लो, ये तो एथेंस को हमने डिस्कस किया। मॉडर्न वर्ल्ड में आप देख लो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यूज हमें मिल रहा है वो है इन केस ऑफ रेफरेंडम। रेफरेंडम में क्या होता है? अब रेफरेंडम में क्या होता है? रेफरेंडम ये कि लोग डिसाइड थ्रू वोट लोग डिसाइड करते हैं किसी भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इशू में या किसी भी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में, यानी लोग अपनी राय देते हैं थ्रू वोटिंग। ये मॉडर्न वर्ल्ड में भी स्टिल एग्जिस्ट करता है, और ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक एग्जांपल आप समझ सकते हो इससे। और आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी के मेरिट्स क्या है, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी के एडवांटेजेस क्या है? तो पहला पॉइंट है कि इट इज द ओनली प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अब प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हम इसे क्यों कह रहे हैं? प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डेमोक्रेसी का लफ्ज जो है ये हम समझ चुके हैं पहले कि डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ द पीपल। तो रूल ऑफ द पीपल डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ज्यादा है,
बनिस्बत इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। अब सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में याद रखिए लोग अपनी तकदीर का फैसला खुद करते हैं, यानी डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास ही है। अब इस डिसीजन मेकिंग पावर होने की वजह से वो अपनी तकदीर के फैसले खुद करते हैं, यानी वो अपनी डेस्टिनीज खुद डिसाइड करते हैं। अब थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट है कि इट क्रिएट्स अ बेटर इन्फॉर्म्ड एंड मोर पॉलिटिकली सोफिस्टिकेटेड सिटीजन। इसका मतलब है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो पब्लिक होगी वो पॉलिटिकली एक्टिव होंगे, क्योंकि वो खुद डिसीजन मेकिंग कर रहे, उन्हें पॉलिटिक्स का सब कुछ ही पता होगा, क्योंकि डिसीजन ही उन्होंने करनी है। और वो बेटर इन्फॉर्म्ड होते हैं, यानी उन्हें हर चीज़ का पता होता है, हर एंगल से उन्हें पता होता है। अब फोर्थ पॉइंट है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर सकते हो। मगर इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आपको रिलाय करना पड़ेगा किसके ऊपर? पॉलिटिशियंस के ऊपर, कि पॉलिटिशियंस आपके इंटरेस्ट को परस्यू करें और पॉलिटिशियंस आपके व्यूज़ को आगे बढ़ाए, यानी पार्लियामेंट में उस पर बात करें। अब लास्ट पॉइंट है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो रूल है, दैट रूल इज लेजिटिमेट। अब क्यों लेजिटिमेट है? क्वेश्चन हम ये करें कि आखिरकार क्यों लेजिटिमेट है। तो यहाँ देखिए कि डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में? लोग कर रहे हैं। तो लोग खुद डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं और उनमें एक सेंस होगा कि जो डिसीजन किया है वो हम लोगों ने खुद किया है, तो वो उस डिसीजन को एक्सेप्ट करेंगे और वो उस डिसीजन को फॉलो भी करेंगे, क्योंकि ये डिसीजन इन्होंने ही किया है और ये डिसीजन जो इन्होंने किया इनके इंटरेस्ट को सर्व भी कर रहा है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में डिसीजन को एक्सेप्ट करना यानी उसको फॉलो करना, ये जो सेंस है ये लोगों में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये डिसीजन उन्होंने खुद लिया था और अब वो उसे फॉलो भी करेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने मेरिट्स देखे, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी के मेरिट्स क्या है। अब हम डीमेरिट्स पर भी आएंगे, डिसएडवांटेजेस भी होंगे। हर सिस्टम के जितने एडवांटेजेस होते हैं उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी के डीमेरिट्स देखेंगे, यानी डिसएडवांटेजेस देखेंगे। जिस तरह हमने मेरिट्स देखे, अब हम डीमेरिट्स देख रहे हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सबसे पहला डीमेरिट्स, वी माइट नेवर डिसाइड। इसका मतलब क्या है? यानी हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। और ये क्यों है? तो इसका पहला रीज़न ये कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जहाँ पे लोग डिसीजन मेकिंग कर, जहाँ डिसीजन मेकिंग लोगों के हाथ में है, वहाँ पर ये पॉसिबल है कि लोग किसी एक पॉइंट पर एग्री ना करें, और अगर उन्होंने एग्री नहीं किया किसी एक पॉइंट के ऊपर तो डिसएग्रीमेंट की वजह से कुछ भी डिसाइड नहीं हो पाएगा, यानी कोई भी डिसीजन नहीं हो पाएगी और इस तरह गवर्नमेंट का कोई भी इशू रिजॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये सबसे पहला डीमेरिट है और डिसएडवांटेज है किसका? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। अब नेक्स्ट डीमेरिट क्या है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का या डिसएडवांटेज? तो वो है कि पब्लिक इन्वॉल्वमेंट वुड ड्रॉप, यानी लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट है, लोगों की जो पार्टिसिपेशन है वो कम हो जाएगा। आखिरकार इसकी रीज़न क्या होगी या क्यों कम होगा? वो इसलिए कम होगा क्योंकि याद रखिए किसी भी इशू पे डिबेट करना या उस पर वोटिंग करना ये एक लेंथी प्रोसेस है, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब इस टाइम कंज्यूमिंग होने की वजह से और लेंथी प्रोसेस होने की वजह से बहुत से लोगों का इंटरेस्ट कम होता जाएगा। इन इश्यूज़ में बहुत से लोगों का इंटरेस्ट कम होता जाएगा और इंटरेस्ट कम होते ही उनकी पार्टिसिपेशन भी कम होगी। अब जैसी पार्टिसिपेशन उनकी डिक्रीज़ होगी, यहाँ पर इशू क्रिएट होगा। जब उनकी पार्टिसिपेशन डिक्रीज़ होगी तो कुछ लोगों के हाथ में डिसीजन मेकिंग आ जाएगी, यानी कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ द पीपल जो वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हो सकता है कि वो स्मॉल ग्रुप एक्चुअली में राइट डिसीजन ना ले। तो ये थी रीज़न कि पब्लिक इन्वॉल्वमेंट आखिरकार क्यों कम होगी, क्योंकि लोग इतने बिजी होंगे अपने पर्सनल और प्राइवेट लाइफ में कि उनके पास टाइम ही नहीं होगा कि वो इन डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले सके। अब थर्ड पॉइंट क्या है, यानी डीमेरिट क्या है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का? वो एक कि वन टेंस सिचुएशन आफ्टर अनदर। इसका क्या मतलब है? अब हम सपोज करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट एक लार्ज और डाइवर्स सोसाइटी है, वहाँ पर एक प्रॉब्लम के ख़त्म होते ही नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, यानी वहाँ पर इश्यूज़ एक डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं, हर रोज़ एक नया इशू होता है। सो यहाँ पर क्वेश्चन ये कि आखिरकार डायरेक्ट डेमोक्रेसी अगर हम यूनाइटेड स्टेट में अप्लाई कर दे तो क्या ये पॉसिबल है कि हर शख्स एक कॉमन डिसीजन पे एग्री करे और एक कॉमन डिसीजन पे खुश हो कि यही डिसीजन हम एक्सेप्ट करेंगे? और क्या ये पॉसिबल है कि एक कॉमन डिसीजन को एक्सेप्ट करेंगे लोग? तो ये जाहिर सी बात है कि इतनी लार्ज पॉपुलेशन और इतनी डाइवर्स सोसाइटी में एक कॉमन डिसीजन को एक्सेप्ट करना
और इस पर एग्री करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, और इवन सम सिचुएशंस में ये तो इम्पॉसिबल बन जाता है आपके लिए। तो ये थी डायरेक्ट डेमोक्रेसी के डीमेरिट्स यानी डिसएडवांटेजेस। पहले हमने मेरिट्स देखे, अब हम डीमेरिट्स देख रहे हैं। होप सो कि आपको यहाँ तक डायरेक्ट डेमोक्रेसी कंप्लीटली समझ आ चुका होगा। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है क्या, और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के मेरिट्स क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के डीमेरिट्स क्या है, सब हम डिस्कस करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में 2 पॉइंट है। एक तो ये है कि ये लिमिटेड है। अब लिमिटेड क्यों है, इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे आगे जाकर। और दूसरा पॉइंट ये कि इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट क्यों है, दोनों पॉइंट्स को, यानी लिमिटेड क्यों है और इनडायरेक्ट क्यों है, दोनों को डिस्कस करें। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिमिटेड क्यों। सो लिमिटेड इसलिए क्योंकि लोगों की जो पार्टिसिपेशन है, पब्लिक जो पार्टिसिपेशन है, वो सिर्फ वोटिंग तक है। यानी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस डेमोक्रेसी में भी, बट सिर्फ थ्रू वोटिंग। और इनडायरेक्ट क्यों है ये, और इनडायरेक्ट इसलिए क्योंकि पीपल यहाँ पर, यानी जो लोग हैं, वो डायरेक्टली पावर को एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वो किसी को इलेक्ट करते हैं। अब जिसको उन्होंने इलेक्ट किया हुआ है, वो शख्स उनके बिहाफ पर डिसीजन कर रहा है, और वो शख्स रूल करेगा इनके बिहाफ पर। तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, कि पॉइंट ये कि हम लोगों ने लोगों और गवर्नमेंट को, यानी पीपल और गवर्नमेंट को लिंक करने की कोशिश की, किसमें, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में। अब ये लिंक अगर वीक है तो डेमोक्रेसी भी वीक होगी, यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वीक होगी। अगर ये लिंक स्ट्रांग है तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी। अब ये लिंक वीक क्यों होगा, वीक इसलिए होगा कि जब गवर्नमेंट कुछ इस तरह डिसीजन करे जो लोगों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, यानी उनके इंटरेस्ट को सर्व ना करे वो, और गवर्नमेंट पावर का मिसयूज करे, अपनी जो पावर है उसको मिसयूज करे, तो ये जो लिंक है ये वीक होगा। अब इस लिंक या जो कनेक्शन है लोगों और गवर्नमेंट के दरमियान, इसके वीक होते ही डेमोक्रेसी भी वीक हो जाएगी। और अगर ये लिंक स्ट्रांग है, यानी गवर्नमेंट वो डिसीजन कर रही है जो पब्लिक के इंटरेस्ट में, या गवर्नमेंट अपने पावर को मिसयूज नहीं कर रही, तो ये लिंक स्ट्रांग होगा और डेमोक्रेसी भी स्ट्रांग होगी। अब हम देखेंगे मेरिट्स क्या है, यानी स्ट्रेंथ क्या है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के, जिस तरह हम लोगों ने डायरेक्ट डेमोक्रेसी में देखा। पहला पॉइंट है कि यहाँ ऑर्डिनरी सिटीजन्स पर जो बर्डन होता है डिसीजन मेकिंग। देखिए, डिसीजन मेकिंग एक इजी प्रोसेस नहीं है। डिसीजन करना और बाद में उसे इम्प्लीमेंट करना ये एक टफ प्रोसेस है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में, यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में, हम ऑर्डिनरी सिटीजन से ये बर्डन ले लेते हैं। वो बर्डन क्या है, वो बर्डन है डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट करेगी उसके बिहाफ पर। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ देखिए, आपने डायरेक्ट डेमोक्रेसी को देखा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में याद रखिए हर शख्स डिसीजन मेकिंग कर रहा था। अब मस्ट नहीं है यहाँ पर कि जो शख्स डिसीजन मेकिंग कर रहा है वो एक्सपर्ट है पॉलिटिक्स का, या उसके पास एजुकेशन है या पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है उसके पास, वो जो डिसीजन मेकिंग कर रहा है। तो अगर उसके पास एजुकेशन नहीं है या वो पॉलिटिक्स का एक्सपर्ट नहीं है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो रॉन्ग डिसीजन कर लेगा। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये चीज़ कम है। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट वो लोग रूल करते हैं जो बेटर एजुकेशन हो, जिनके पास एक्सपर्टीज हो, नॉलेज हो। ये पॉइंट शायद ऑन पेपर तो बिल्कुल ठीक है, मगर अगर हम एक्सपीरियंस देख ले, अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देख ले, तो यहाँ पर ये पॉइंट हमें किसी भी मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी में हमें नज़र नहीं आता। डेवलप्ड कंट्रीज़ के डेमोक्रेसी के अलावा आपको ये पॉइंट डेवलपिंग कंट्रीज़ के डेमोक्रेसी में कम ही नज़र आएगा, बट ये स्ट्रेंथ है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का सबसे पहला डीमेरिट कि लोग जब किसी शख्स को इलेक्ट करते हैं थ्रू वोटिंग, और वो शख्स उन लोगों के डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, बट एक्चुअली में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये एक डीमेरिट है कि वो रिप्रेजेंटेटिव लोगों की उस डिमांड को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते या उस ओपिनियन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो इसका एग्जांपल है कि 2003 में लेबर गवर्नमेंट ने, जो कि यूके में थी, उसने सपोर्ट किया यूएस को वॉर अगेंस्ट इराक में। बट यहाँ पर ये बात याद रखिए कि पब्लिक इस वॉर के अगेंस्ट थी, बट गवर्नमेंट इस वॉर के फेवर में थी और उन्होंने यूएस को सपोर्ट किया इस वॉर में। अब नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है या डीमेरिट है किसका, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का, वो है पार्टी रिप्रेजेंटेशन। अब पार्टी रिप्रेजेंटेशन किस तरह
एक डीमेरिट हो सकता है। उसके रीज़न ये कि जिस भी रिप्रेजेंटेटिव को लोग इलेक्ट करते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव किसी भी पार्टी के साथ लिंक होता है, यानी वो पार्टी रूलिंग में भी हो सकती है, वो पार्टी अपोजिशन में भी हो सकती है। अब उस पार्टी के साथ लिंक होने की वजह से वो रिप्रेजेंटेटिव या वो कैंडिडेट इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं कर सकता। इसकी रीज़न क्या है? उस रिप्रेजेंटेटिव ने उस पार्टी के लीडरशिप को और उसके मैनिफेस्टो को सपोर्ट करना। अब उसके मैनिफेस्टो और लीडरशिप को सपोर्ट करने की वजह से वो इस पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, यानी रिप्रेजेंटेटिव इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता और एक्ट नहीं कर सकता। एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है और डीमेरिट है किसका? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब थर्ड जो डीमेरिट है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का वो है द मेजॉरिटी स्टिल रूल एट द एक्सपेंस ऑफ माइनॉरिटी, यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी ही रूल करती है। अब कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ केसेस में ये होता है कि जो मेजॉरिटी है वो ऐसे रूल बना लेती है, ऐसे लॉज बना लेती है जिससे माइनॉरिटी को वो सप्रेस कर, ऐसे रूल्स बनाती है जो इनको फेवर करती है पर माइनॉरिटीज़ को वहाँ पर फेवर नहीं करती वो रूल्स, और माइनॉरिटीज़ को एक्सप्लॉइट कर। तो ये थर्ड डीमेरिट है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का। अब हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के साथ कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिसीज़, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पॉलिसीज़ किस तरह होती है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में पॉलिसी किस तरह मिलती है। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं, यानी लोगों के पास डिसीजन मेकिंग की पावर लोगों के पास है। इसी तरह यहाँ पर है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज आर डिसाइडेड बाय द पीपल देमसेल्व्स, यानी लोग डिसाइड करेंगे कि पॉलिसी क्या होगी। बट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में इस तरह नहीं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेंगे जो उनके बिहाफ पर डिसीजन करेगा। तो दोनों में पॉलिसी का एक डिफरेंस है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब नेक्स्ट है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में हम डिफरेंसेस देखेंगे। लेजिस्लेचर मींस लॉ मेकिंग, यानी लॉ मेकिंग की अथॉरिटी किसके पास? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोगों की कम्युनिटी लॉ बनाएगी, बट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो पार्टी विन करेगी, यानी जो भी पार्टी विन करेगी, रूलिंग पार्टी होगी, वही सिर्फ लॉ बना सकती है। आम पीपल या कॉमन पीपल लॉ नहीं बना सकते। नेक्स्ट है सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी मींस कि आखिरकार डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पर स्टेबल होगी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पर स्टेबल होगी। तो याद रखिए मॉडर्न स्टेट्स में डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिर्फ वहाँ पर स्टेबल होगी जहाँ पर पॉपुलेशन कम है, यानी जहाँ पर पॉपुलेशन कम है वहाँ पर हर शख्स डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले सकता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकती है। मगर जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी इम्पॉसिबल हो जाए। वहाँ पर हर शख्स को डिसीजन मेकिंग में या डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाना ये नामुमकिन सी बात है।